हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस चौथे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देखें। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62। तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 57 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम क्या करें 62 को 2 से भाग कर दें तो मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, 31 से 36 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, उसके बाद में क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ 2 से भाग। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 फिर 2 से भाग फिर +5 फिर भाग, यानी कि 2 से भाग। अब यहाँ पर देखिए +5 भाग 2, +5 भाग 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कंटिन्यू +5, यानी कि 18 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 18 के अंदर +5 करेंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा केवल और केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर किसी भी वजह से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आगे बोल रहा है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो इस समीकरण के अंदर हम गुणा के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग के स्थान पर क्या कर देंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, देखिए सबसे पहले दिया गया है 999, उसके बाद में क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, फिर है कितना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 के बाद में है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, फिर कितना है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10, उसके बाद में है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, फिर कितना है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 के बाद में है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, उसके आगे है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए 5 का भाग देंगे 10 में, तो ये चला जाएगा कितने बार, 2 बार, यानी कि 5 दूना के 10। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या बच रहा है 999। ठीक है, उसके बाद में क्या है +3, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है 2 और उसके बाद में है -4। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट में कितना है 999, उसके बाद में क्या है मेरे भाई प्लस, अब 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 दूना के 6, आगे क्या है माइनस का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 999 और प्लस का है 6, तो 999 और 6 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1005 और उसके आगे क्या है माइनस का 4। अब मेरे भाई 1005 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1001।
1। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 1001। अब हमें देखना है कि संख्या 1001 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 1001 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी अल्फाबेट लेटर का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में पहला लेटर दिया गया है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर। ठीक है, एफ के बाद में है एन, एन आता है 14 नंबर पर है। एन के बाद में है एल, एल आता है 12 नंबर पर है। उसके आगे देखिए आगे है सी, सी आता है 3 नंबर पर है। सी के आगे है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। आर के आगे है आई, आई आता है 9 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है जेड, जेड आता है 26 नंबर पर है। जेड के बाद में है वी, वी आता है 22 नंबर पर है। वी के बाद में क्या है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है। फिर देखिए आगे आगे क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है कितने नंबर पर 23 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 23। उसके आगे है जेड, जेड आता है 26 नंबर पर है। जेड के आगे है सी, सी आता है 3 नंबर पर है। नंबरिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर एक एक लेटर को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चलेंगे 6 से 3 के ऊपर, तो 6 से 3 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 6 में से क्या कर दें -3 करें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 26 यानी कि सी से बन रहा है जेड, तो 3 से 26 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम क्या कर दें 3 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 26। कैसे 90% बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 23 बनेगा। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला लेटर होता है ए जो आता है 1 नंबर पर। अब इससे जस्ट पीछे चलेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए यहाँ पर ए से जस्ट पीछे चलेंगे तो आता है जेड। ठीक है, 26 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए हम चल रहे हैं सी से जेड पर, तो देखिए ए के बाद में आता है बी 2 नंबर पर। ठीक है, ध्यान से समझ लेना एक बार। फिर इसके आगे देखिए क्या है सी, सी आता है 3 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 26। ठीक है, इस प्रकार से 3 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 26। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए था मेरे भाई ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए 26 से कितना बन रहा है 23। 26 से 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 26 में से क्या कर दें -3 करें तो यहाँ पर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से देखिए 23 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे या डब्लू से अगला लेटर ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए सभी में से -3 हुआ है तो डब्लू में या फिर 23 में से भी क्या कर देंगे -3 करेंगे, तो 23 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो यहाँ पर हम पहला लेटर भरेंगे टी। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई कलर चेंज करते हैं। अब देखिए अब जो सीरीज छूट रहा है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है एन, यानी कि 14 से चलेंगे 18 पर। 14 से 18 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए यदि हम 14 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 22। 18 से 22 कैसे बनेगा, सॉरी मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 14 से बना है 18 यानी कि यहां पर +4 करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 14 के अंदर +4 करेंगे तो बन जाएगा 18। 18 से कितना बन रहा है 22। 18 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 में क्या कर देंगे +4 तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 26, तो 22 से 26 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 22 में क्या कर दें +4 कर दें तो 22 और 4 मिलकर बन जाएगा 26। अब इसी प्रकार से 26 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 26 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे। 26 और 4 कितना हो जाएगा 30। अब मेरे भाई ध्यान से समझिए 30 पर तो कोई लेटर आता नहीं है लेकिन लास्ट का लेटर होता है जेड जो कि आता है 26 नंबर पर। ठीक है, फिर जेड से क्या स्टार्ट हो
जाएगा ए बी सी डी, यानी कि 1 नंबर पर ए, 2 नंबर पर बी, 3 नंबर पर सी और 4 नंबर पर डी। तो 26 में +4 करेंगे तो क्या आएगा डी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यानी कि संख्या तो आएगी 30 और यहां पर भरा क्या जाएगा, लेटर डी। ठीक है, तो यहां पर लेटर भरेंगे डी। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई, जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे और ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर है एल, यानी कि 12 से कितना बन रहा है, 9। 12 से 9 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 12 में से क्या कर दें, -3 करें तो यहां पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है, 6। 9 से 6 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए, यदि हम 9 में क्या कर दें, -3 कर दें तो बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है, 3। तो 6 से 3 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 3 में यानी कि 6 में से क्या कर दें, -3 तो यहां पर बन जाएगा 3। अब इसी प्रकार से यानी कि सी से अगला लेटर ज्ञात करेंगे, 3 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो सभी में -3 हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, -3 करेंगे। 3 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0। अब 0 पर तो कोई लेटर ही नहीं आता है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ए से जस्ट पीछे क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या था, बी, यानी कि ए के बाद में बी, सी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, -3, तो 1 2 3, 3 कम करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, जेड। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए 0 पर क्या आएगा, जेड, तो यहां पर हम भरेंगे जेड। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे टी डी जेड। अब हमें देखना है कि टी डी जेड ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है टी डी जेड, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कूट भाषा में GINGER को 36 और RADISHT को 49 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में TOMAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि GINGER को यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि RADISHT को यहां पर 49 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TOMAT को किस प्रकार या क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि GINGER को यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पर हमें टोटल अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, 6। अब 6 से कितना बनाना है, 36 है, यानी कि इसको यहां पर लिखा गया है 36 है। तो ध्यान से देखिए यदि हम 6 का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो यहां पर बन जाएगा 36। यानी कि यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी को काउंट करके जितना भी टोटल आता है उसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर 36 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि RADISHT को यहां पर 49 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर अल्फाबेट लेटर की संख्या दी गई है 7, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, 7 का कर देंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 के 49, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 यहां पर आप सभी के सामने
दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि TOMAT को किस प्रकार से लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर को टोटल कर लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए T 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 5 हैं। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो 5 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। यानी कि TOMAT को लिखा जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में CURE को 3527 और EATS को 1246 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं कैसे, सबसे पहले ध्यान से समझिए। यहां पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में CURE इसको क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए CURE इसको लिखा जाता है 3527, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि इसी कूट भाषा में EATS, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए EATS इसको लिखा जाता है 1246, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसी कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और नीचे भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन अल्फाबेट लेटर के अंदर आपको कॉमन लेटर देखना है। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे भाई यहां पर देखिए, इसके अंदर हमें यहां पर लेटर दिया गया है ई, इसके जस्ट नीचे भी हमें लेटर दिया गया है ई, ठीक है। उसके अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है, तो यहां पर देखिए ई के अलावा कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको एक संख्या दी गई है, उसी प्रकार से यहां पर भी एक संख्या दी गई है। तो संख्या के अंदर भी आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ऊपर की संख्या में, यहां पर देखिए मेरे भाई, सॉरी यहां पर देखिए, यहां पर 2 दिया गया है, इसके जस्ट नीचे भी 2 दिया गया है। क्या 2 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन है, तो नहीं सर, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है। यानी कि ई के लिए कूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहां पर ई बराबर लिख देंगे हम 2। आपसे क्या पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई ई के लिए कूट होगा 2। अब आपको देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 2 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन बी है शिमला रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन सी है घूम रेलवे स्टेशन है, और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय,
ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है झारखंड राज्य है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य है, ऑप्शन सी है बिहार राज्य है और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड राज्य। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बाल बने होते हैं कैरोटीन प्रोटीन के। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इन सभी में से मैग्नीशियम पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी है प्लीहा ग्रंथि, ऑप्शन सी है पेंक्रियास ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी है सिंगापुर में, ऑप्शन सी है बर्मा में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। तरंग वेग का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तरंग वेग का सूत्र होता है v बराबर है एफ लैम्बडा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।